अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन की बॉडी में, इंसान की बॉडी में डाइजेशन जो है वो किस किस तरह से होती है। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि डाइजेशन होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी जो है उसको साल्ट्स की, ऑक्सीजन की, वाटर की, अमाइनो एसिड और मिनरल्स और विटामिन और इस तरह की कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो वैसे ही हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो हम उसे अपने अंदर जो है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैटी एसिड या ऐसे अमाइनो एसिड वगैरह या सिंपल शुगर्स हैं जो हमें कोई और फूड खा के उसमें से अपनी बॉडी के अंदर लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई फूड खाते हैं, कोई ना कोई खाना खाते हैं जिसके अंदर जो है वो फैटी एसिड, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड इस तरह की चीज़ें मौजूद हो जो हमारी बॉडी के अंदर जाएँ। क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा, लिपिड्स क्या करते हैं, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और इसी तरह अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ये सारे एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक मखसूस काम है। तो वो काम करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो डाइजेशन का एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हम वो हासिल करते हैं फूड कंपोनेंट से। तो बेसिकली डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल कंपोनेंट्स। मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल, जब हम खाना खाते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे प्रोटीन का हो गया, उसकी ब्रेकडाउन करके स्मॉल अमाइनो एसिड जो है वो लेना, इसी तरह फैटी एसिड लिपिड में से लेना, इसी तरह और भी कंपोनेंट्स जो है बॉडी को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो हासिल करना। तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और किस प्रोसेस के थ्रू? डाइजेशन के थ्रू इसको करता है। अब डाइजेशन जो है उसमें काफ़ी आगे स्टेप आ जाते हैं कि मतलब पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो नंबर 1 है इंजेशन, मतलब खाने को खाना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर खाने को पहुंचाना। जो भी हमारी बाइट है, उस खाना है, वो बॉडी के अंदर लेना। किस तरह? मुंह के जरिए हम खाते हैं, तो ये प्रोसेस है इंजेशन का। नंबर 2 है डाइजेशन। डाइजेशन है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का सिंपल कंपोनेंट्स में। मतलब जो भी हम खाते हैं बाइट, उसमें काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो काफ़ी होती है, बड़ा होता है, वो बाइट भी बड़ी होती है, उसको स्मॉल सिंपल कंपोनेंट में चेंज करना डाइजेशन है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, मतलब जब हम न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी ब्रेक डाउन जब वो कंपोनेंट की हो जाती है, उसमें से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और सिंपल शुगर वगैरह निकलते हैं, तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्योंकि जो हमने खाना खाया वो जा रहा है, उसमें से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साइडों पे एब्जॉर्ब होते जाएंगे, तो जिस जगह पे उनकी ज़रूरत, तो बाकी फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आगे मूव करता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन ये है कि जो भी हम जब खाते हैं खाना, तो कॉम्प्लेक्स में उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल कंपोनेंट। फिर उन सिंपल कंपोनेंट में से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सब्सटेंस या कंपोनेंट्स बनते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो वो बनाने के लिए उनको इकट्ठा करना, उनको बॉन्डिंग उनकी करना, इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं एजिमुलेशन। एंड लास्ट में डेफिकेशन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। देखिए, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक वेटर होता है, उसके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो हर जो है बेंच जो है टेबल उस पर देता जा रहा है, जिसको जिस चीज़ की जरूरत होता है वो ले रहा है, बाकी वो वेटर जो सामान है वो आगे लेता हुआ जा रहा है। तो ये वैसे ही है कि जब हम कोई फूड खाते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है, बॉडी के जिस हिस्से को, जिस कंपोनेंट की या न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिस सेल को, उस सेल तक वो पहुंच जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो आगे की तरफ मूव करता करता हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। अब ये था प्रोसेस के डाइजेशन का, और उसके जो स्टेप है, कैसे कैसे किन किन स्टेप के थ्रू वो गुजरता है। नेक्स्ट है कि अब ये किस पे कॉन्स्टिट्यूट है, बना हुआ। जब हम खाना खाते हैं, वहां से लेके बॉडी का अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बॉडी से आउट जाना, इस पूरे अमल के जो जिस ट्यूब के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 जैसे कि ओरल कैविटी है, फिर फेरेंक्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड पे उसके बाद एनस के थ्रू बॉडी के आउटसाइड। तो नंबर 1 है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है वो माउथ के बिहाइंड जो है वो मौजूद होती है, और इसका बहुत अहम किरदार है हमारी इस पूरे प्रोसेस के डाइजेशन में। तो ये 3 प्रोसेस के ऊपर वर्क करती है। नंबर 1 है फूड सिलेक्शन। के फूड सिलेक्शन होती है कि एक तो बैड स्मेल, बैड टेस्ट। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अगर टंग है तो उसको बैड टेस्ट आया कि ये चीज़ नहीं अच्छी, तो वो उसको डिसलाइक कर देगा, मतलब कहेगा कि ये बॉडी के अंदर ले जाने के काबिल नहीं है, उसको निकाल देगा। नंबर 2 है उसकी बैड स्मेल, कि अगर उसकी स्मेल अच्छी नहीं आई, हमने जब उसे लिया तो हमें स्मेल अच्छी नहीं आई, तो भी हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ओरल कैविटी से ही वो
आउटसाइड आ जाएगा कि ये इस काबिल नहीं है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाए, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अच्छे नहीं है बॉडी के लिए। वो टेस्ट के ज़रिए और स्मेल के ज़रिए हमें उनका पता चलता है। तीसरा प्रोसेस है हार्ड ऑब्जेक्ट। हार्ड ऑब्जेक्ट ऐसे है जैसे फूड में कोई हार्ड सब्सटेंस, स्टोन और इस तरह की चीज़ आ जाना। उसमें क्या होता है कि तब भी हम डिसलाइक कर देंगे कि मतलब ये चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसकी डाइजेशन नहीं होगी, तो बॉडी उसे डिसलाइक, माउथ से ही, ओरल कैविटी से ही वो बाहर आ जाएगी। इस तरह जो है नंबर 1 जो है वो फूड सिलेक्शन इन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। अगर फूड बिल्कुल ठीक है, ना तो बैड स्मेल है, ना बैड टेस्ट है, ना हार्ड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बॉडी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करती है। नंबर 2 है सेकंड प्रोसेस जो है उसको च्यूइंग कहते हैं। इसमें क्या है कि जो टीथ हैं वो उसको फिर च्यू करना शुरू कर देते हैं। उस जो एक लार्ज हमने बाइट लिया उसको कट करके छोटे पीसेस में, क्योंकि हमारा जो एसोफेगस है उससे लार्ज वो पीसेस जो हैं वो मूव नहीं करते आगे की तरफ, तो उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कन्वर्जन के लिए क्या होता है कि जो हमारे टीथ है उनके ज़रिए हम इसको च्यू करते हैं, काटते हैं उसको, और फिर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करके आगे मूव करते हैं। नंबर 3 है केमिकल डाइजेशन। अब क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी में भी जो ग्लैंड्स हैं, मुख्तलिफ 3 टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। हमें पता है हमें कोई भी काम जो है, रफ ऑब्जेक्ट कोई भी हो, उसको अगर हमने सही काम करना है, मट्टी भी है उसको भी किसी जगह लगाने के लिए, तो हमें पानी ऐड करना पड़ता है। तो उसके ज़रिए क्या वो नरम और अच्छी हो जाती है, फिर वो कहीं भी लगानी हो या उसको करना हो तो वो ठीक हो, इन चीज़ों को मिलाना है। तो इसी तरह हमारा जो फूड एक सॉलिड पार्टिकल होता है वो रफ होता है, उसको भी ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है, लिक्विड की, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो वो इन 3 ग्लैंड के ज़रिए जो है वो सिक्रीट होता है, और उसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स भी होते हैं जो कई चीज़ों की जो फूड में वो ओरल कैविटी में उसकी डाइजेशन को, उसकी ब्रेकडाउन को स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह जो है फूड फिर आगे मूव करता है। अब जब वो हम खा रहे होते हैं, जब उस वक्त क्या करते हैं कि वो सेमी डाइजेशन, जब स्टार्च वगैरह की जो है वो डाइजेशन होती है, उसके बाद हम टंग के जरिए उसको रोल भी करते हैं। तो रोल करके स्मॉल पीसेस करके जब अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं बोलस। अब वो बोलस एक मतलब उसमें सलाइवा भी ऐड हो गया, वो सलीवरी एमाइलेज जो एंजाइम थे वो ऐड हो गए, तो वो आगे की तरफ अब माउथ से, ओरल कैविटी से आगे मूव करेगा। नेक्स्ट है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। तो फेरेंक्स एंड एसोफेगस, अब नेक्स्ट एक ट्यूब है जो हमारे ओरल कैविटी से लेके हमारे स्टोमक तक जाती है, जिसके जरिए फूड जो है वो स्टोमक में एंटर करता है। अब ये एसोफेगस हमने पहले भी पढ़ा कि एसोफेगस क्या करता है कि ये स्मॉल पीसेस को आगे की तरफ मूव कराता है, लार्ज पीस में से मूव नहीं कर सकते। और फेरेंक्स जो है वो ओरल कैविटी से नेक्स्ट जो है वो फेरेंक्स होता है। अब इसमें क्या है कि ये स्वेलो करने के काम आता है, और फिर ये आगे पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट है कि जो ऐसे ऊपर से ऐसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ट्यूब, वो फूड नीचे गया, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट हुई और नीचे, इस तरह की वो एक मूवमेंट होती है जिसके ज़रिए वो आगे फूड पार्टिकल मूव करता है। हमने एक कंपोनेंट लिया, एक फूड पार्टिकल लिया, एक फूड बाइट ली, तो जब वो उसको हमने अपने इंगल्फ किया तो हमने थोड़ा सा अपनी मर्जी की तरह उसको आगे किया, फिर आगे हमें नहीं पता चलता, वो खुद ब खुद एसोफेगस से मूव करता है। तो पहले ये वॉलेंट्री और फिर इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो होता है। उसके बाद आती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसमें यह भी होता है कि जब फूड इधर जाता है तो हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की नाली है, जो ट्रैकिया है, उसको भी बंद करना पड़ता है। तो जब फूड आगे की तरफ मूव करता है तो ये एपिग्लोटिस जिसे हम कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे मौजूद होता है, उसको साथ जब टच करता है तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करता है। वो हॉरिजॉन्टली मूव करके ट्रैकिया के ऊपर लग जाता है और वो ट्रैकिया को बंद कर देता है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल या जो चीज़ हमने खाई है वो सीधी हमारी एसोफेगस में जाके स्टोमक की तरफ मूव करे। अगर वो ट्रैकिया की तरफ मूव कर गई तो सांस में दुश्वारी पैदा हो सकती है, फिर हमारी जो ट्रैकिया है, जो सांस की नाली है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए एपिग्लोटिस जो है वो मौजूद होता है, वो हॉरिजॉन्टली मूव करके उस ट्रैकिया को बंद कर देता है और फूड पार्टिकल जो है एसोफेगस और एसोफेगस के थ्रू स्टोमक की तरफ मूव कर जाता है। अब नेक्स्ट एक मेजर पार्ट है जो है स्टोमक। स्टोमक आ गया कि अब एसोफेगस जो है वो आगे स्टोमक के साथ अटैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोमक का स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टोमक एक जे शेप की तरह, आप देखेंगे वो एक जे तरह की शेप जो है वो स्टोमक दे रहा होता है। लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम के नीचे ये मौजूद होता है स्टोमक। अब इसके आगे 2 पोर्शन होते हैं, एक को हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं और दूसरे को पाइलोरिक पोर्शन। तो नंबर 1 जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है स्टोमक के, वो पहले कार्डियक पोर्शन होता है, क्योंकि ये हार्ट वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे होता है, तो इसे कार्डियक पोर्शन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो पाइलोरिक पोर्शन होता है, जो नीचे वाली साइड पे मौजूद होता है। अब इसमें 2 स्विच टाइप एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। एक कार्डियक स्फिंक्टर है और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डियक स्फिंक्टर स्टोमक और ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है, जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है। इनका क्या काम होता है कि ये एक पीरियोडिक टाइम में क्या है कि जो हम फूड खाते हैं वो स्फिंक्टर एक बटन की तरह है कि मतलब वो ओपन होता है तो वो फूड
अब अगर पहले ही फूड स्टोमक में है तो क्या होता है कि स्फिंक्टर के ऊपर जमा होता रहता है, जो ऊपर से हम फूड खाएं, फिर वो क्या होता है कि जब नीचे वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर गया, बंद हुआ, फिर ऊपर जो है कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हुआ तो स्टोमक में इस तरह फूड जो है वो मूव कर गया। ये बॉडी इसको खुद स्टोमक स्फिंक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ताकि कोई भी जो है ख़राबी ना हो। ये ना हो कि स्टोमक में, अब देखें अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है स्टोमक को ही दुश्वारी हो, उसको मुश्किल हो उसको डाइजेस्ट करने में, तो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। तो स्फिंक्टर जो है वो हेल्प करते हैं कि एक खासी मिकदार में, एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें जो है वो फूड पार्टिकल्स को आगे मूव किया जाए ताकि स्टोमक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था स्टोमक का सारा स्ट्रक्चर कि उसके दो पोर्शन, दो स्फिंक्टर्स, जे शेप होता है, एब्डोमेन के मौजूद होता है उसमें डायफ्राम के नीचे। अब जब फूड स्टोमक में एंटर हो गया तो उसकी ब्रेकडाउन शुरू होगी। तो ब्रेकडाउन के लिए हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, एंजाइम, पेप्सिनोजिन वगैरह और गैस्ट्रिक जूस, इन चीज़ों को सेक्रीट करते हैं जो उस फूड की ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं और उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी ब्रेकडाउन करेंगे, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में और न्यूट्रिएंट्स उसमें से जितने भी वो निकाल सकते हैं वो उस न्यूट्रिएंट्स को जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जिस तरह तेज़ाब हम कह सकते हैं कि तेज़ाब होता है तो वो गला सड़ा देता है जिस स्किन के ऊपर जाए, तो इसी तरह ये बॉडी का एक गैस्ट्रिक जूस है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसको फूड को इस तरह गला सड़ा के उसमें से अहम न्यूट्रिएंट्स जो है उनको निकाल रहा होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जो भी हमारे फूड के अंदर अगर कोई क्योंकि हम अक्सर खाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरिया वगैरह को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। पेप्सिनोजिन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर पेप्सिन बन जाता है और पेप्सिन जो है वो हमारी प्रोटीन पार्ट जो है उसको डाइजेस्ट करता है। जो भी प्रोटीन पार्ट है उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन जो है वो पेप्सिन करता है प्रोटीन की। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। तो इन जो एंजाइम्स वगैरह ये केमिकल थे, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस जिसे हम चर्निंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्टोमक के जो मसल्स हैं वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके वो जितना भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। और फिर इस तरह जब देखें जैसे हम खुद एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी तरह जब स्टोमक के मसल कॉन्टैक्ट रिलैक्स करेंगे तो उनमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी काम करेंगे और जो लिपिड पार्ट है हमारे फूड बाइट का उसको भी डाइजेस्ट, उसकी भी ब्रेक डाउन करेंगे। अब आगे जो और स्टार्च वगैरह होती है हमारे फूड बाइट के अंदर वो और पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट होने के बाद एक जो कंपोनेंट, एक सब्सटेंस बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, उसे काइम कहते हैं, जो आगे नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। अब फूड जो है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी जो छोटी आंत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है ब्रेक डाउन के, क्योंकि काफ़ी हद तक डाइजेशन स्टोमक में होगी लेकिन कुछ फिर भी रह गई, तो उस चीज़ की डाइजेशन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डोडिनम, जेजोनम और इलियम। तो नंबर 1 है डोडिनम। 25 सेंटीमीटर जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डोडिनम है, और यहाँ पे रिमेनिंग जो डाइजेशन है मोस्टली एलिमेंट्री कैनाल की जो डाइजेशन है वो यहाँ पे होती है। इधर 3 और जो ऐसे हैं वो कंपोनेंट जिनके साथ जो है फूड मटेरियल जो ऊपर से आया, काइम आया, वो मिलता है, जिसमें नंबर 1 बाइल है, फिर पैनक्रियाटिक जूस है और फिर इंटेस्टाइनल जूस है। तो ये लिवर जो है वो भी अहम किरदार अदा करता है। बाइल लिवर सेक्रेट करता है और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है, और फिर जो है इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करती हैं। तो बाइल जो है वो लिपिड की जो डाइजेशन करता है, वो लिपिड के ड्रॉपलेट जो है उनको एक दूसरे से सेपरेट रख के उनकी ब्रेक डाउन करता है, ताकि वो अगर आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना बना दें। तो बाइल इस तरह जो है उनको अलग अलग रखता है, सेपरेट रखता है उसके ड्रॉपलेट्स को। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके पास अमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और रिमेनिंग जो सेक्शन होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है। ये पैनक्रियास से सेक्रेट होता है। और तीसरा जो है वो कंपाउंड है वो इंटेस्टाइनल जूस है, जो काफ़ी हद तक इसमें एंजाइम होते हैं और ये बाकी जो रिमेनिंग फूड का मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में अहम किरदार अदा करता है, और ये रिमेनिंग को डाइजेस्ट कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट पार्ट जेजोनम आ गया जो 2.4 मीटर होता है, और ये भी रिमेनिंग जो उसके बाद भी अगर कोई फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह की हमारी डाइट में रह गई है, कोई अनडाइजेस्ट रह गया तो उसको क्या करता है, उसकी भी ब्रेक डाउन और डाइजेशन रिमेनिंग की करता है। लास्ट है इलियम। इलियम के पास जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेलाई कहते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं,
और इसका मेन काम, ये मेन कंसर्न जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब अब जितना भी फूड हमारे फूड बाइट में जो भी डाइजेशन होगी उसमें तमाम जो कंपोनेंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो अलग-अलग हो गए। अब उसकी एब्जॉर्प्शन करनी है ब्लड में। तो इसमें क्या है, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो अहम स्ट्रक्चर एक मौजूद होता है वो होता है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और साथ में जो है वो वेजल्स मौजूद होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए ये एब्जॉर्प्शन, अब क्या होता है कि जब वो एब्जॉर्प्शन होती है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मूव करती हैं, उनके थ्रू जो है वो जो भी अहम कंपोनेंट होता है जिनकी एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाते हैं और लैक्टियल में मौजूद कर देते हैं। इस तरह उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो आगे की तरफ ट्यूब में लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है, जबकि जो अब उसमें अहम कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, वे विलाई के जरिए लैक्टियल में और ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब ये एब्जॉर्ब होते हैं उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीवर की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि अगर उसमें फिर भी कोई भी ऐसा टॉक्सिक केमिकल रह गया तो उसकी जो है उसको कन्वर्ट करना, उसको बचाना, उससे उसको एक्सक्रीट आउट कर देना वो लीवर का काम है। तो लीवर क्या करता है उसको क्या करता है को टॉक्सिक मटेरियल को उसमें से निकाल देता है और फिर सिंपल जो ब्लड में चीज़ें बच जाती हैं वो फिर हार्ट की तरफ हेप्टिक वेन के जरिए मूव करती हैं और वो फिर हार्ट उनको बॉडी के आगे पंप करता है तमाम बॉडी में। फिर क्या होता है कि जिस सेल को जिस जगह पे ज़रूरत होती है जिस न्यूट्रिएंट की, ब्लड उसको सप्लाई वहाँ पे करता जाता है। नेक्स्ट आ गई अब लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें ज़्यादातर जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद है, साथ में वाटर मौजूद है। तो मेन काम जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन है। अब बॉडी को जो वाटर की जरूरत होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसके भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो कोलोन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन, जितने पानी की बॉडी की जरूरत थी वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है। अब वो रेक्टम में स्टोर होता है टेम्पोररी, मतलब कि वो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो एनएस के जरिए बॉडी से आउट मूव कर जाता है। अब जो स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, उनमें ये जो है खुद ब खुद जो है वो हो जाता है, उनको नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होता। लेकिन जब अडल्ट होता है या उसमें थोड़ा सा ग्रो करता है ह्यूमन, तो फिर उसको इस प्रोसेस का पता चल जाता है कि ये वॉलंटरी एक्शन है, तो वो इसको खुद कंट्रोल करके जब ज़रूरत होती है जाके फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लेकिन जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं उनमें इनवॉलंटरी होता है, उनको नहीं पता चलता। तो इस तरह जो है एक फूड मटेरियल जो है वो ओरल कैविटी से माउथ के ज़रिए जो है वो एनस से आउट हो गया। तो इंजेशन से डेफिकेशन तक ये प्रोसेस हुआ जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। इस तरह डाइजेशन जो है वो ह्यूमन की बॉडी में होती है।